Hello everyone, I am Rahul and today we will talk about डिटेक्शन ऑफ आउटलायर्स। तो इसके लिए हम लोग डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, वो है एक सोलर पावर प्लांट का। तो उस डेटा सेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि उस डेटा सेट में है क्या क्या। तो जो स्टार्टिंग के आप कुछ कॉलम्स देख रहे हैं उसके अंदर डेटा सेट के कुछ फीचर्स दे रखे हैं। बेसिकली जो प्लांट है उसका लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कुछ पैरामीटर्स जो एक प्लांट की स्पेसिफिसिटी होती है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे हमें कुछ कॉलम्स दिए गए हैं कि मंथ, डे, आवर, बेसिकली डेट टाइप को रिप्रेजेंट करना ये चाहता है ये फीचर्स। उसके बाद हमें बीम इरेडियंस दे रहा है, डिफ्यूज इरेडियंस दे रहा है। जो एक अगर हम बात करें एक सोलर पावर प्लांट को काम कैसे करता है कि उसके ऊपर जब एक सनलाइट पड़ती है तब जाके वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो सनलाइट जो आती है उसके ऊपर वो डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करा गया कि बीम इरेडियंस एंड डिफ्यूज इरेडियंस एंड देयर आर वन मोर इरेडियंस दैट इज प्लेन ऑफ एरे इरेडियंस, जिसे मैं जनरली टोटल इरेडियंस को भी बोलता हूँ। उसके बाद है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर, जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो। उसके बाद हमारा सेल टेम्परेचर की जो हमारा फोटोवोल्टाइक सेल है उसका क्या टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर रेज हो रहा है बेस्ड ऑन हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर। एंड विंड स्पीड एंड हमारा डीसी एरे आउटपुट, जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्ट हो रही है वो। और जब हम इसके ऊपर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर एसी आउटपुट कि हमारा फाइनली इलेक्ट्रिसिटी कितना बन रहा है, बस। तो यही कुछ फीचर्स है हमारे जो जिसका हम अभी आउटलायर डिटेक्ट करेंगे कि इसमें कहाँ क्या क्या आउटलायर है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इस टाइप के डेटा सेट को हम आउटलायर डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सप्लोरेशन के बारे में कि हम कैसे हम अपने जुपिटर नोटबुक से हम उस डेटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ बेसिक लाइब्रेरीज लाइक पांडास, नमपाई कुछ इंपोर्ट करेंगे। अदरवाइज देयर इज वन मोर लाइब्रेरी दैट इज इंपोर्ट वार्निंग्स, बेसिकली कुछ अननेसेसरी वार्निंग्स जिसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने इसको लाइब्रेरी को यूज़ करा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने pd.read_csv से अपना डेटा को रीड करा है। एंड यू कैन सी देयर इज अ हेडर इक्वल टू 14। इसका मैंने यूज इसलिए करा है कि जो हमारा डेटा सेट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें जो स्टार्टिंग के जो कुछ रोज थे उसको अवॉइड करने के लिए कि डायरेक्ट हमारे पास जहाँ से ये कॉलम स्टार्ट होते सीधा वहीं से स्टार्ट हो हमारा डेटा सेट रीड होना, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे पाथ क्यों यूज़ करा है। इसका रीज़न ये है कि मतलब आप इसको ये नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो फाइल है उस पर्टिकुलर इस पाथ में मैंने उसको डाला हुआ था। तो अगर मुझे डायरेक्टली ऐसे रीड करना वहीं से, इंस्टेड ऑफ मैं उसको डॉक्यूमेंट में जाके वहाँ पे रखूँ फाइल को, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे फिर अपने पाथ को मेंशन करूँगा कि मेरा ये वाला पाथ है एंड उसके बाद मैं अपने फाइल को रीड कर लूँगा और मेरा फाइल रीड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल रीड हो गया है और सारे कॉलम जो भी हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल है वो है। यहाँ पे एक अननेसेसरी कॉलम जो मैंने देखा यहाँ पे है एक टोटल जिसमें सबका समेशन है, तो उसकी जरूरत नहीं थी, तो मैं उस कॉलम को अवॉइड कर दिया यूजिंग द आईलॉग फंक्शन। तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके इस पर्टिकुलर कॉलम तक, सॉरी रो तक, इसको इस पर्टिकुलर रो के एक पहले तक को कंसिडर करेगा, बाकी सबको हटा देगा। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाले में ये टोटल कॉलम हट गया है। तो अभी ये हमारा रिफाइंड डेटा सेट है, एटलीस्ट पहला इटरेशन है इसका हमारा डेटा सेट का। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा रो है ये टोटल 8760 इतने रोज है हमारे पास और कॉलम्स हमारे 11 कॉलम्स हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपने कॉलम्स नेम को थोड़ा चेंज करा है जस्ट टू यूज माय बेसिक कन्वेंशनल मेथड कि नॉर्मल अननेसेसरी ये यूनिट्स को मैंने हटा दिया है एंड थोड़ा नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, अदरवाइज सबको सेम ही है। तो इसको करने का तरीका बस यही है, मैंने कॉलम्स नेम डिफाइन करे, जितने भी कॉलम्स हैं उसको मैंने पूरा डिफाइन करा कि मंथ को कैपिटल एम को मैंने स्मॉल एम कर दिया, कैपिटल डी को स्मॉल डी कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं बीम मेरिटेंस में मैंने बीम अंडरस्कोर एडियंस डाला है और यहाँ पे डब्ल्यू और इसका जो यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर उसको हटा दिया। सिमिलरली बाकी जो हमारे कॉलम्स है उन सब में कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं मैंने। और उसको बस सिंपली क्या करा, df.column से हमारे जो कॉलम्स के नेम है वो आते हैं और उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। तो हमारे आप देख सकते हैं कि जो df जो हमारा आया है डेटा फ्रेम उसमें सिर्फ वही कॉलम्स है जो मैंने यहाँ पे नेम में मेंशन करे हैं। अब थोड़ा डेटा फ्रेम का इन्फो देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम में जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है। तो जनरली जो हमारा बिलीफ है वो होना चाहिए कि सारे के सारे एटलीस्ट हमारे न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए एंड कुछ हमारे मंथ, डे, आर ये हमारे हैं
इंटीजर वाले कॉलम्स, और जो हमारे बी मेरिडियंस, डिफ्यू रेडियंस, ये पॉसिबली फ्लोट वैल्यूज हो सकती है। तो हमारे मंथ, डे, आवर यहाँ पे दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, जो कि नहीं होना चाहिए, ये हमारे इंट होना चाहिए। एंड बाकी बी मेरिडियंस, डिफ्यूज मेरिडियंस, ये फ्लोट भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सेम विद द DCAC, तो कोई इशू नहीं है, बस हमारे पास 3 में इशू है, मंथ, डे और आवर में। तो इसको हमें इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करना है। उसके लिए एक सबसे बेसिक मेथड कि सिंपली आप उसको डॉट एस टाइप से, मैंने इंट 64 वाला यूज़ करा है, 64 बिट। बाकी हमारा जो डेटा फ्रेम है वो अब रिक्वायर्ड हमारा डेटा टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डोमेन नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें डोमेन नॉलेज में है क्या कि जनरली क्या होता है कि जो इरेडियंस है, इरेडियंस इज नथिंग बट द सनलाइट इंटेंसिटी। तो उसको कैटेगरीज में बता गया। अगर आप थोड़ा अपने सेल्फ से रीड करेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा कि क्या कि जो बीम इरेडियंस है, डिफ्यूज इरेडियंस है और टोटल इरेडियंस है वो आपस में कोरिलेटेड है, और इनफैक्ट एक गुड कोरिलेशन है उसमें, एटलीस्ट 80% 85% उनमें कोरिलेशन होता ही है। सिमिलरली विद एम्बिएंट टेम्परेचर एंड सेल टेम्परेचर, यू नो कि जो फोटोवोल्टाइक सेल है उसका टेम्परेचर रेज कैसे होगा, उसका जितना फोटोवोल्टाइक सेल्स यूटिलाइज होंगे एंड उसका एम्बिएंट टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सराउंडिंग का, उसी के अकॉर्डिंग सेल का टेम्परेचर रेज होगा। तो उसी के बेसिस पे ये भी कोरिलेटेड होना चाहिए, इनफैक्ट हाईली कोरिलेटेड होना चाहिए। सेम विद AC एंड DC कि मतलब जितना हमारा DC पावर जनरेट होगा और एक इन्वर्टर लगेगा तो उसकी कुछ एफिशिएंसी होगी, अदरवाइज बाकी जो AC का, जो इन्वर्टर के बाद जो AC का जो हमारा पावर रिलीज होगा वो भी उसके कोरिलेट होगा ही, इनफैक्ट हाई कोरिलेशन होगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 सारे कॉलम्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला हम कॉलम लेते हैं बी मेरिडियंस का। तो मैंने नॉर्मली प्लॉट करा है इसमें कि नॉर्मल प्लॉट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक रेंज है हमारा 0 से लेके ऑलमोस्ट 10,000 का, एंड नॉर्मल देख सकते हैं ऊपर नीचे जा रहा है, तो प्रॉब्ली कुछ साइक्लिसिटी हो सकती है। तो मैंने इसको चेक करने के लिए देखा कि क्या है साइक्लिसिटी। तो मैंने क्या करा, एक पर्टिकुलर डे के लिए, लेट्स से मैंने मंथ जनवरी सेलेक्ट करा और डे मैंने 8th डे सेलेक्ट करा, रैंडमली कोई भी डेट मैंने सेलेक्ट करा। तो मैंने देखा कि जो हमारा जो कर्व बनता है वो इस टाइप का बनता है कि कुछ पहले स्टार्टिंग से लेके अर्ली मॉर्निंग तक कुछ 0 रहेगा, फिर एक बेल कर्व बनाता है, उसके बाद वापस 0 हो जाता है, प्रॉब्ली 17th 18th में वापस 0 हो जाता है। तो अगर हम डोमेन नॉलेज की बात करें तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब सनलाइट रहता है तभी हमारा सोलर पावर से एनर्जी मिलेगी, राइट। तो ये सनलाइट का पीरियड ही है जब हमारी पावर मिलती है, एंड यू कैन सी कि नाइट टाइम में हमारी वैल्यू 0 है, राइट। इनफैक्ट हमारे आफ्टरनून में प्रॉब्ली 12, 1, 2 जो भी होगा ये, वहाँ पे हमारी मैक्सिमम पावर जनरेशन है। और इससे एक और चीज़ निकलती है कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा 0 ही होगी, तो 0 से नीचे नहीं जा सकती। तो अगर हम आउटलायर डिटेक्शन की बात करें तो अगर जस्ट इन केस हमारे डेटा सेट में अगर 0 से नीचे हुआ इन बीम रेडिएशन तो वो एक आउटलायर होगा और उसे हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूज इरेडियंस। तो सेम मतलब ऑल्दो इट्स डिफरेंट, यहाँ पे पावर बढ़ रहा है विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका रेंज देखेंगे तो 0 से 200 कर रहा है, बट कुछ पीरियड में 0 से 500 कर रहा है, फिर वापस 0 से 200 कर रहा है। ऑल्दो एक पीरियोडिसिटी है, बट एक इसमें ये भी पीरियोडिसिटी है कि अगर हमारा जैसे हमारा मंथ चेंज होता है, प्रॉब्ली जून मंथ, मई या जून की बात है ये, तो जून में डिफ्यूज रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड बाकी जनवरी के अराउंड सबसे कम होता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है उसकी। तो अगेन मैंने भी इसका एक डेट का देखा कि एक दिन का कुछ साइक्लिसिटी है क्या, तो ऑब्वियसली सेम साइक्लिसिटी है कि नाइट में 0 है, दिन में कुछ रेडिएशन है, वो भी बेल कर्व प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा डिफ्यूज रेडिएशन, बीम रेडिएशन कोरिलेटेड है और वो होना भी चाहिए। इनफैक्ट टोटल इरेडियंस कुछ नहीं, हमारा बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन का समीशन होता है, नॉट डायरेक्ट समीशन, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड होती है, बट एक समीशन ही होता है। एंड यू कैन सी कि अगर इसकी जो रेंज है जो बीम रेडिएशन के बराबर की रेंज है 0 से 1000 के बीच, और इसका भी अगर सेम डे की बात करा जाए तो जो कर्व बन रहा है वो सेम कर्व बन रहा है, मतलब पैराबोलिक कर्व। ऑल्दो मतलब थोड़ा वो चेंजेस है आर्टिफैक्ट में, बट कर्व सेम है कि नाइट में 0 है, दिन में दोपहर मैक्सिमम, अदरवाइज एक बेल कर्व। तो अब क्या करेंगे, मैंने एक प्लॉट देखा कि चलो ठीक है क्विकली प्लॉट कर लेता हूँ
जस्ट टू वेरीफाई कि सच में ये कोरिलेटेड, मतलब सच में ये, अगर लेट से हमारे पास मुझे पता नहीं कि आपस में कोरिलेट है, होते हैं या नहीं होते हैं, तो सच में ऐसा ही कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सारे डेटा को एक बार नॉर्मलाइज करा। सारे डेटा मीन्स बीम रेडिएशन का, डिफ्यूज इरेडियंस का, टोटल इरेडियंस का, उसको नॉर्मलाइज करा है एंड उसके बाद मैंने उसको प्लॉट करा है जस्ट 5-10 डेज के लिए। तो देखोगे कि जब ये हमारा नाइट टाइम में सबका जीरो रहता है, डे टाइम में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मिडल में वैल्यू सबसे हाई रहती है और वापस कम हो जाती है। और सबके साथ यही है, जैसे नीचे हुआ, अगर इसका नीचे हुआ तो इसका भी नीचे हुआ और इसका भी नीचे हुआ। आई मीन हमारा बीम रेडिएशन नीचे हुआ तो डिफ्यूज भी नीचे हुआ है और हमारा टोटल भी नीचे हुआ है। और सिमिलरली जब हाई कर रहा है तो हाई उसके साथ भी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो मैं ये देख रहा था, इसके बाद आई एम श्योर कि आपस में कुछ ना कुछ डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक कुछ चेंज दिखा है तो प्रॉब्ली आउटलायर हो सकता है, क्योंकि एक जो हाइपोथेसिस है उससे थोड़ा चेंज हुआ है, तो प्रॉब्ली ये वाला डे आउटलायर हो सकता है। तो हम आगे बात करते हैं कि अब हम थोड़ा सा एक रिफाइनमेंट के बारे में देखेंगे कि रिफाइनमेंट कैसे करें डेटा को। एंड इसके लिए एक थोड़ा देख लेंगे अब हम विजुअल, अगर अब हम जो बात करने वाले हम करेंगे विजुअल आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। हम कोई मैथमेटिकल चीज़ें नहीं अप्लाई करेंगे, ओनली विजुअल जो हमारे पास लाइब्रेरीज है उसकी मदद से हम लोग एक एनालाइज करेंगे आउटलायर्स को। तो हमने क्या करा, मैंने सबसे पहले इसमें ये करा कि मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लिया है, मतलब कि हमारा ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है और ये वैल्यू कहाँ पे खत्म होता है। तो मैंने देखा कि अगर पूरे डेटा सेट पे फिफ्थ आवर पे स्टार्ट होता है और 18th आवर पे खत्म होता है, तो मैंने उसी की बीच आइट्रेशन करा है आर वाइज, और मैंने बॉक्स प्लॉट यूज करा है। तो बॉक्स प्लॉट पे क्या पता चलता है हमें, अगर मैंने आर वाइज यूज करा है तो देखेंगे कि 5 से पहले जो 4/4 आर का कोई भी जनरेशन नहीं है, तो हर जगह 0 0 0 है, जो कि होना भी चाहिए। फिफ्थ में जनरेशन स्टार्ट हुआ, तो जो हम देख सकते हैं बॉक्स में कि जो ये ग्रीन लाइन है, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, तो जो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ जो ग्रीन लाइन है वो हमारा मीडियन रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा मीडियन यहाँ पे 0 पे लाई कर रहा है, जो कि अर्ली मॉर्निंग है, तो हो भी सकता है मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ही लाई करेंगे। बट अब यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आउटलायर भी है, यहाँ पे 400-500 वैल्यूज टच करी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पहला आउटलायर 5th आवर में डिटेक्ट हुआ है। सिमिलरली आप यहाँ देखें कि बाकी सब ठीक है, यहाँ पे कहीं आउटलायर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आउटलायर दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आपको आउटलायर दिखेगा आप वहाँ पे डायरेक्टली हटा दीजिए। तो अब क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमने इस डेटा सेट को आवर वाइज ही क्यों बॉक्स प्लॉट करा है। तो इसका रीजन ये है कि अगर हम पूरे डेटा सेट के बारे में बात करें तो पूरा डेटा सेट में अगर हम आउटलायर देखें तो ऑब्वियसली 1000 से 0 के बीच हमारा रेंज है। तो अगर कुछ अर्ली मॉर्निंग्स में भी आउटलायर मिलेंगे, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो रेंज होगी ऑब्वियसली इसके 1000 के अंडर ही रहेगी। इसलिए हमें आवर वाइज ही देखना चाहिए कि अगर आवर वाइज सुबह के टाइम अगर कोई डेटा सेट ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बहुत आगे है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें इस डेटा सेट में देखा था हमने कि अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे देखा था, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज थे, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और सिमिलरली विथ लेट नाइट में कि जब हमारा सनसेट होने वाला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटलायर, बहुत ज़्यादा वैल्यू रेंज है, जो कि नहीं हो सकती है। तो ये सारा का सारा आउटलायर ही है, इसीलिए हमें इसको आर वाइज ही करना चाहिए इन सब चीज़ों का। जो हमारा टाइम सीरीज में अगर हमारा सन के बारे में बात करें तो उसको आर वाइज ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसको मंथ वाइज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ उसको आर वाइज के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कोरिलेशन, कि अब मैं थोड़ा देख रहा था कि कोरिलेटेड कितना है हमारा डेटा सेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिफ्यूज रेडिएशन है वो 0.44 है हमारा बीम इरेडियन से, जो कि बहुत कम है। नॉर्मली जो बिलीफ होता है वो होता है कि इसको नॉर्मल 80 के आसपास होना चाहिए, 75-80 से ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट। और सिमिलरली विद डिफ्यूज हमारा टोटल इरेडियंस जो 0.88 है बीम इरेडियन से, बट अगेन ये 95 या 90 से ऊपर ही होता है जनरली। तो मैंने एक थोड़ा सा प्लॉट करा कि क्यों है ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला प्लॉट है स्कैटर प्लॉट, वो है बीम इरेडियंस और टोटल इरेडियंस के बीच। और देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी की वजह से इसका जो इरेडियंस है वो 0.8 और जो इसका कोरिलेशन है वो 0.88 के आसपास है। तो जो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग जनरली इसको रिसर्च कीजिए कि जनरली कितना कोरिलेशन होना चाहिए दो वेरिएबल्स के बीच, इन दो वेरिएबल्स के बीच, और बेस्ड ऑन दैट नॉलेज आप इसको आइट्रेट कीजिए, रिमूव कीजिए अननेसेसरी वेरिएबल जो कि नहीं हो सकता पॉसिबल। सिमिलरली विद डिफ्यूज इरेडियंस और टोटल इरेडियंस की कितना पॉसिबल हो सकता है, कि जहाँ पे ये दे रखा है कि 0.7
जो यहाँ पे डेटा सेट में है और एक्चुअली में कितना होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको आइटरेट कर सकते हैं, अननेसेसरी वैल्यूज को हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल आउटलायर डिटेक्शन के लिए, कि जैसे पहले है IQR। दिस इज नथिंग बट अ बॉक्स प्लॉट, क्योंकि बॉक्स प्लॉट भी हमारा IQR पे ही काम करता है। IQR इज नथिंग बट अ इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसको क्या करते हैं बेसिकली, अगर मैं बॉक्स प्लॉट से आपको इसको समझाना चाहूँ तो होता क्या है कि बॉक्स प्लॉट में क्या होता है कि हमारा ये है फर्स्ट क्वार्टाइल, ये वैल्यू है फर्स्ट क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, इफ यू नो कि मीन, हमारा मीडियन क्या होता है, तो मीडियन इज नथिंग बट 50th क्वार्टाइल and that is second quartile, 50th% that is second quartile, और ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है that is 25th% फर्स्ट क्वार्टाइल, एंड ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है that is 75% and rest is 100 and 0। तो इसी के बेस पे हमारा IQR भी सर्च करता है। तो होता है कि हमारी ये फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू को निकालता है, एंड वी हैव अ फंक्शन ऑफ numpy जहाँ पे आप अपनी कॉलम की वैल्यू डालें एंड जो क्वार्टाइल आपको चाहिए यहाँ पे मेंशन कर दें। तो मैंने फर्स्ट क्वार्टाइल डाला है इसके अंदर, तो IQR निकालने के लिए Q3 माइनस Q1। और अगर आपको लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालनी है, लोअर थ्रेशोल्ड क्या है, जैसे कि ये वाली वैल्यू, ये है हमारा लोअर थ्रेशोल्ड और ये हमारा अपर थ्रेशोल्ड। तो अगर आपको लोअर थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकालनी है तो वो है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। सिमिलरली विद अपर थ्रेशोल्ड निकालना है तो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। तो यहाँ से हमारा एक IQR का फंक्शन बन गया। और मैंने क्या करा, मैंने अपना बीम इरेडियंस, डिफ्यूज इरेडियंस और टोटल इरेडियंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सबकी अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड निकाल दिए आवर वाइज। और यहाँ से मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल गई, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसके बाद आइट्रेशन करूँगा कि जो इस वैल्यू से नीचे होगी फॉर फिफ्थ आवर, इस वैल्यू से जो भी नीचे होगा मैं उसको 0 कर दूंगा, जो इस वैल्यू से नॉट 0 उसको नैन कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको रिप्लेस करूँगा किसी और वैल्यू से, तो उसको नैन कर दूंगा, और इस वैल्यू को जो इससे आगे हो उसको मैं नैन कर दूंगा, ताकि मैं उसको किसी और वैल्यू से एक बेटर वैल्यू से रिप्लेस कर पाऊँ। सिमिलरली विद डिफ्यूज रेडियंस, टोटल रेडियंस, तो आप जो करना चाहिए कर सकते हैं। मतलब ये मेरा जो इस लेक्चर का मोटिव है कि हम डिटेक्ट कैसे करें आउटलायर को, तो हम डिटेक्शन का टेक्निक है। हमारे पास एक और मेथड है जी स्कोर। तो जी स्कोर एक स्टैटिकल टर्म है। अब इफ यू डोंट नो, एक बेल कर्व जैसा होता है, जस्ट टू रिमाइंड यू, एक बेल कर्व होगा हमारे पास, और उस बेल कर्व में क्या होगा कि हमारे पास अगर उस टेल के एंड में और एक टेल के स्टार्टिंग की वैल्यूज, उसके आगे और उसके पीछे अगर हमारे पास वैल्यू है तो उसको हम हटा देते हैं, सिंपल, दैट इज 99% समथिंग, एंड सिमिलरली विद द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एज वेल। तो इसको निकालते कैसे हैं, हमारे पास एक स्टैट्स वैल्यू का इंपोर्ट है, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास सबकी जी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, जो भी जी वैल्यू 3 से ऊपर होगी, why choose 3, you can choose 2.5, you can choose 2, बेस्ड ऑन कि आपकी को कितना परसेंट आपको आउटलायर रखना है। तो मैंने 3 चूज करा है, एंड यहाँ से आपको वो इंडेक्सेस मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पे हमारा आउटलायर है। तो इस इंडेक्सेस की मदद से हम लोग अपनी वैल्यूज चूज कर लेंगे कि कौन कौन सा हमारे पास आउटलायर्स है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि मैंने उन वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू निकाल ली कि मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी उस आउटलायर में। तो मैंने देखा कि उस मिनिमम आउटलायर की मिनिमम वैल्यू है 368। बस, तो आप इसी तरह आप उसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल, सॉरी दिस इज अपर वैल्यू, हम लोअर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि लोअर वैल्यू कैसे निकालने है। बस z को लेस देन 3 करना है, और वहाँ से आपको वो इंडेक्स आ जाएगा, और यहाँ से आपका मिन कर, यहाँ पे मैक्स कर देंगे और आपको लोअर वैल्यू आ जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अब हमने डिटेक्ट कर लिया बीम के बारे में और हमारा डिफ्यूज के बारे में और हमारा टोटल के बारे में। तो इसमें आप जो भी आउटलायर्स आपने डिटेक्ट करा है आप उसको रिमूव कीजिए और कुछ बेस्टर सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल्स के साथ उसको प्लेस कीजिए। अब हम करेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में। देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर कैसे, उसका क्या इसमें आउटलायर है या नहीं है, क्या इसमें क्या करना चाहिए। तो जो इसका पहला है, हमने नॉर्मली प्लॉट करा है, डायरेक्ट प्लॉट करा है, तो यहाँ देखा कि जो इसकी ओवरऑल डेटा सेट है वो एक इंक्रीजिंग टर्म है, ये भी बेल कर्व भी बना रहा है। अगर पूरे मंथ की पूरे डेटा सेट के बारे में बात करें तो कि ऑब्वियसली ये समझ भी आता है कि हमारा मई जून के बारे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, एंड जनवरी और दिसंबर में टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, सबसे कम होगा इनफैक्ट। एंड तो आप देख सकते हैं कि एक कर्व है यहाँ पे, अगर एक सोचा जाए तो एक कर्व है इसके बीच में, और उस कर्व के ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है पूरी वैल्यूज। तो
मैंने यहाँ इनफैक्ट लिखा भी है कि एक साइक्लिसिटी हमने थोड़ा एक डिटेक्ट करा है, और दूसरा कि यहाँ पे इसको हम इस डेटा सेट को डीनॉइज भी कर सकते हैं। इस चीज़ को हम नॉइज भी बोलते हैं। अगर आप लोग चाहे तो आप खुद पढ़ सकते हैं कि नॉइज क्या होता है, कि जैसे साउंड वेव्स में होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ इसके आसपास थोड़े करके कुछ नॉइज भी आती है, उस नॉइज को ये वही नॉइज होता है और उसको हम हटा के हम अपनी मेन वैल्यू को ले सकते हैं। तो इसको डीनॉइज करके आप एक अच्छी वैल्यू भी बना सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ हिंट कि आप कैसे इसको एक आउटलायर फ्री डेटा सेट बना सकते हैं। तो अब इसको अब हम देखते हैं नॉर्मली बॉक्स प्लॉट करके कि कैसे इसमें डिटेक्ट करेंगे आउटलायर को। तो मैंने इसमें मंथ वाइज आउटलायर के लिए बॉक्स प्लॉट करा है। इसका रीजन भी कि मंथ वाइज हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। तो अगर एक किसी मंथ में अगर हम जनवरी मंथ में देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो रेंज होना चाहिए इसी के आसपास होना चाहिए। वैसे वही अगर जून के मंथ में इस रेंज इसी के आसपास होना चाहिए। अगर जून के मंथ में अगर जनवरी वाला टेम्परेचर आ गया तो वो हमारे लिए आउटलायर ही होगा, और सिमिलरली वाइस वर्सा। तो इसीलिए मैंने इसको मंथ वाइज करा है। तो मंथ वाइज देखा जाए तो देखेंगे कि हमारे पास जो आउटलायर्स है थोड़े थोड़े आउटलायर्स है। मंथ 2 में, मंथ 3 में, मंथ 4 में, मंथ 5 में बहुत कम आउटलायर्स है। तो एटलीस्ट इसको फटाफट रिमूव करके हम आगे काम कर सकते हैं। सिमिलरली विद सेल टेम्परेचर, तो सेल टेम्परेचर में भी देखा जाए तो कुछ ऐसे ही बेल कर्व टाइप ही है। एंड इसका प्लॉट भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आउटलायर्स हमें दिखते हैं। तो इन सब आउटलायर्स को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं खुद और कोरिलेशन के बारे में कि हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि एम्बिएंट टेम्परेचर और सेल टेम्परेचर कोरिलेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि 0.87 के आसपास कोरिलेट कर रहे हैं, जिसका होना चाहिए एक्चुअली में 99 के आसपास होना चाहिए, 98 97 के आसपास होना चाहिए। तो मैंने एक बार देखा कि स्कैटर प्लॉट करके देखता हूँ कि क्या रीजन है कि क्यों नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, अगर इसको देखा जाए स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक कर्व फोल्ड कर रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता एक डोमेन एक्सपर्ट के से अगर आप देखा जाए उसके तरीके से, तो देख उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो सेल टेम्परेचर है वो 30 के आसपास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एम्बिएंट टेम्परेचर से। उसके बाद इसका एम्बिएंट टेम्परेचर राइज होता रहेगा और सेल टेम्परेचर उतना एक्सपोनेंशियल राइज नहीं होगा, उसका स्टीप राइज होता है। तो यहाँ तक हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसके बाद थोड़ा हमारा मुड़ जाता कर्व। तो इसको अगेन आप लोगों को पता कि एक आउटलायर ही है, आप यहाँ पे इसको आउटलायर रिमूव करने की टेक्निक्स लगा सकते हैं और यहाँ से अपने आउटलायर्स हटा सकते हैं। तो आपका डेटा आउटलायर फ्री हो जाएगा। सिमिलरली विद विंड स्पीड, यहाँ पे विंड स्पीड में अगेन कोई पैटर्न खास होता नहीं है, बट स्टिल हम अगर आप कुछ हाइपोथेसिस लगाया जाए तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा विंड स्पीड मई जून के आसपास, और जैन में या दिसंबर में थोड़ा विंड ज़्यादा रहता है। और मैंने यहाँ पे आउटलायर प्लॉट भी करा है, तो यहाँ पे आउटलायर देखा जाए तो आउटलायर है। इसको अगर मैंने मंथ वाइज ही प्लॉट करा है क्यों मंथ वाइज वेरी होते हैं। तो ठीक है, कुछ खास आउटलायर मिले नहीं है। अब हम अपने उन कॉलम्स की बात करते हैं आउटपुट्स के बारे में, डीसी आउटपुट या एसी आउटपुट। तो डीसी का आउटपुट देखा जाए जो उसका रेंज है 0 से 3500, एंड इसका अगेन जो प्लॉट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा इंटेंसिटी से, क्योंकि जितना इंटेंसिटी होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। तो आउटपुट देखा जाए तो अगेन सेम बेल कर्व बन रहा है, सेम विद द एसी आउटपुट जनरेशन है जो हमारा वो भी सेम बेल कर्व बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए इसका कोरिलेशन तो 99% है, विच इज शुड बी। तो हमारे आपस में एटलीस्ट कोई आउटलायर नहीं है। तो मतलब फॉर डिटेक्टिंग द आउटलायर यू कैन प्लॉट बॉक्स प्लॉट, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आउटलायर्स हैं कुछ और उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका जब हमारा इरेडियंस की वैल्यू को आपने आउटलायर फ्री कर दिया, उसके बाद आप इंटेंसिटी और हमारे ये आउटपुट्स को आप कोरिलेट कर सकते हो, तो आपस में स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, तब देख सकते हैं कि कितना वेरी कर रहा है चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आउटलायर्स को फर्दर रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है जो स्पेसिफिकली इस डेटा सेट के बारे में काम करती है, जो हमारा पीवी सेट के हैं, जो सोलर पैनल्स के डेटा सेट के बारे में। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी डेटा सेट, दिस सोलर एनर्जी डेटा सेट, तो आप इस तरीके से अपने डेटा सेट को आउटलायर फ्री बना सकते हैं। तो ये वाला हमारा मॉड्यूल सिर्फ था कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। फ्यूचर में अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि हम इसको रिमूव करके क्या सोफिस्टिकेटेड वैल्यू होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं इसको यहीं पेंड करता हूँ। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने आउटलायर्स को किससे रिमूव करके कौन सी वैल्यू से उसको रिप्लेस करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।